नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 नवंबर 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, ज़्यादा बड़ा आज का एडिटोरियल होगा नहीं, चूंकि ज़्यादा कुछ नया यहाँ पे है नहीं। पहला आर्टिकल फार्म लॉस के रिपील को लेके है। सारी की सारी कहानी शुरू से लेके एंड तक रिपीट कर दी गई है और जो लोग मोदी सरकार के अगेंस्ट है उनको यह आर्टिकल पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मोदी सरकार की भर भर के बुराई कर रखी है, तो आप चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ लो। हाँ, कुछ कंक्रीट एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए है नहीं, बस जितना कुछ आज तक हुआ है उसको मोदी सरकार के अगेंस्ट दिखा के ओवरऑल एक समेशन दे दिया है फार्म लॉस की इम्प्लीमेंटेशन से लेके उनके रिपील तक का। तो अलग से कुछ बहुत नॉलेजफुल नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं इसको बोलूंगा, द स्टोरी ऑफ एन अरेस्ट, रेजोल्यूशन एंड रेट्रीब्यूशन। देखिए, एक होटल को लोन दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और उसके कंटेक्स्ट में अभी 31 अक्टूबर 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। ये लोन दिया गया था 2007 में और इस लोन का रेजोल्यूशन हुआ, आप जाके कह सकते हो, लगभग 2017-18 में, और अरेस्ट हो रहा है 2021 में। तो ये पूरी कहानी क्या है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, इस पूरी स्टोरी को देखेंगे तो मैं कहूंगा कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल कोई है तो ये वाला है। उसके बाद दो और आर्टिकल्स हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी ने जो फॉर्म लॉस को रिपील करने की बात की, उसके कंटेक्स्ट में इसके ऊपर मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, इस आर्टिकल को भी देख लेंगे, जो कि ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न किया है, ये जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाला जो केस है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कल। ओके, आपने देख ही लिया होगा, कल की वीडियो सेक्शंस में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे, क्योंकि अब बाकी टॉपिक्स है नहीं तो यही बात कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल मेंबर्स को स्वागत कर लेते हैं। कुमार गौरव ने हमको ज्वाइन किया है, शशांक तिवारी ने हमको ज्वाइन किया, इनका 5th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक शशांक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन, लॉन्ग टर्म एज ए मेंबर, वेलकम बैक। देन सचिन नानिकी ने हमको ज्वाइन किया है, सचिन नानिकी नायक ने। देन निशा प्रजापत ने हमको ज्वाइन किया, वेलकम बैक निशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन विवेक सिंह रघुवंशी ने हमको ज्वाइन किया। विवेक सिंह रघुवंशी का ये 9 मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक विवेक सिंह रघुवंशी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। अब बहुत से ऐसे मेरे मेंबर्स हैं जो कि 8, 9, 10, 11, 12 महीने से मेंबर्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर हेल्पिंग मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। राजेश ने हमको ज्वाइन किया, सूरज कुमार देव ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सूरज। स्वप्निल तगवाले ने हमको ज्वाइन किया, इनका 6th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक स्वप्निल। एंड सौम्या ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सौम्या ठाकुर। तो सौम्या ठाकुर 2nd मंथ एज ए मेंबर, स्वप्निल तकवाले स्पेशल वेलकम बैक 6 मंथ एज ए मेंबर, सूरज कुमार देव 2nd मंथ एज ए मेंबर, राजेश, देन विवेक सिंह रघुवंशी 9 मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच विवेक सिंह वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। निशा प्रजापत ने हमको ज्वाइन किया, सचिन नानिकी नायक ने हमको ज्वाइन किया, शशांक तिवारी ने हमको ज्वाइन किया, स्पेशल वेलकम बैक शशांक 5th मंथ एज ए मेंबर, एंड कुमार गौरव ने हमको ज्वाइन किया। I welcome you all guys and girls to my channel as a member. Thank you for helping me being sustainable in this business. चलिए, पहला आर्टिकल, द स्टोरी ऑफ एन अरेस्ट, अ रेजोल्यूशन एंड अ रेट्रीब्यूशन। 31 अक्टूबर 2021 को फॉर्मर चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रदीप चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि जैसलमेर राजस्थान में एक होटल प्रोजेक्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है। और समझिए, ये होटल प्रोजेक्ट को लोन देने के लिए अरेस्ट नहीं किए गए, उस लोन की जो रिकवरी हुई है उसमें जो प्रोसेस हुआ है उसके लिए अरेस्ट किए गए। अब समझते हैं यहाँ पे ये क्यों अरेस्ट हुए हैं। पूरी की पूरी कहानी के लिए आपको शुरुआत से जाना पड़ेगा। एक ग्रुप है जो लग्जरी होटल चलाता है, गढ़ रजवाड़ा नाम का, जैसलमेर में ये बेस्ड है। इन्होंने 24 करोड़ रुपए का लोन उठाया, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए का एसबीआई से क्रैश क्रेडिट उठाया। कब? 2007 में, 2007 में। अब ऑब्वियसली बात है, लोन तो उन्होंने उठा लिया लेकिन बिजनेस चला नहीं, रीपेमेंट आए नहीं। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई 2008 के बाद, यूएस सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस बोलते हैं। फिर कोविड-19 आ गया है, हालांकि कोविड-19 से पहले की घटना है ये, ठीक है। आजकल तो होटल इंडस्ट्री की बिल्कुल ही हालत खराब हो रखी है, कोई जा ही नहीं रहा, टूरिज्म बंद है ऑलमोस्ट। कोरोना के पैंडेमिक के डर के चलते जो टूरिस्ट इंथुजियास्ट थे वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। 3 ही 4 डिजिटल नोमैड टाइप के लोग हैं जो अपना व्लॉग बनाते घूमते रहते हैं। ज्यादातर लोग तो देखो घूमने जा नहीं रहे, ठीक है ना। घूमने के ऊपर तो काफी रोक लग गई। अभी देखिए, इस समय पे कोरोना काफी डाउन चल रहा है, तब भी लोग घूमने नहीं जा रहे, तो होटल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ठप हो रखी। तो पहले जब इस गढ़ रजवाड़ा को 2007 में लोन मिला, ओवरऑल इस लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई 2009 में, कुछ और लोन दिया गया, बट फाइनली आप देखोगे कि ये लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया गया जून 2010 में। टोटल लोन और इंटरेस्ट मिला के 2013 में
39.69 करोड़ रुपए देना था इस पर्टिकुलर होटल को एसबीआई बैंक को, बट इसके पास पैसा नहीं था देने के लिए। तो अब एसबीआई के पास जब ये कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्या करें, 2010 में ही एनपीए डिक्लेयर कर दिया है, कोई पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो एसबीआई डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास चली गई 2013 में, और सारफाइसी एक्ट के अंदर भी सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इन दोनों ही एक्ट के अंदर एसबीआई ने अपना यहाँ पे पैसा वापस निकालने की कोशिश की। फाइनली एक कंपनी जिसका नाम था एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी का नाम सुना है ना आप, जिसको बैड बैंक भी बोलते हो आप, तो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम था एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको एसबीआई ने ठेका दे दिया ओवरऑल कि आप हमारा पैसा वसूल दो। तो ये जो लगभग 40 करोड़ रुपया इस होटल ने एसबीआई से उठाया था, ये वापस नहीं आ रहा था, तो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर किया एसबीआई ने अपना पैसा निकालने के लिए। और एसबीआई क्या करेगा कि जितने भी एसेट्स हैं ओवरऑल इस होटल के, उन एसेट्स को एआरसी को ट्रांसफर कर देगा और एक अमाउंट बोलेगा कि एआरसी को कि तुम हमको इतना पैसा दे दो। तो एसबीआई ने ये अमाउंट बोला 25 करोड़। एसबीआई ने एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से बोला कि भाई तुम सारे एसेट्स ले लो, हमको 25 करोड़ वापस दे दो। ठीक है भाई, एआरसी अपने काम पे लग गया। डीआरटी के अंदर भी, सारफाइसी के अंदर एनसीएलटी में मैटर पहुंचा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को यहाँ पे इन्वोक किया गया। ठीक है ना, एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ पे अपॉइंट किया गया। काफी लंबा प्रोसेस होता है भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने यहाँ पे लोन खाया है, उसके सारे एसेट्स को यहाँ पे काउंट किया जाता है जिसको लिया जा सकता है, उन एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है। एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ पे अपॉइंट होता है और ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर एनसीएलटी में प्रोसेस इनिशिएट होता है और एआरसी यहाँ पे एसेट्स को बेच के पैसा निकालता है। एआरसी मतलब ये जो एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये भी दान धर्म में ये काम नहीं कर रही है, ये भी कॉमर्शियल बेसिस पे इसको काम करने की कोशिश करेगी। तो समझिए, भले ही लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40 करोड़ था, बट एसबीआई को 25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो अगर एआरसी 26 से 27 करोड़ में भी सारे एसेट्स बेच देता है तो एआरसी भी प्रॉफिटेबल रहेगा। अब एसबीआई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि इसको पूरा 40 करोड़ रुपया वापस मिल जाए, क्योंकि धंधा वहां पे ठप हो गया। अब प्रॉब्लम मैं बताता हूं यहां पे क्या हुई है। प्रॉब्लम यहां पे ये हुई है कि जो एसबीआई के आप कह सकते हैं चेयरमैन थे, ठीक है ना, इन्होंने बाद में एआरसी कंपनी ही ज्वाइन कर ली। समझ गए बात को। अब इल्जाम इन पे क्या लग रहा है, इल्जाम इनके ऊपर ये लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहां पे जितने भी प्रमोटर्स थे इस पर्टिकुलर होटल के गढ़ रजवाड़ा के, उनकी हालत खराब हो गई। होता यह है कि एक नियम कानून बनाया गया। नियम कानून क्या है कि मान लो गढ़ रजवाड़ा के प्रमोटर्स ने ही लोन लिया था, वो लोन पर डिफॉल्ट कर गए। अब जब गढ़ रजवाड़ा की फिर से बिडिंग हो रही है तो उन प्रमोटर्स को यहां पे बिड डालने की परमिशन नहीं दी गई। समझिए, एक पर्टिकुलर होटल के मैनेजमेंट ने लोन लिया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लोन का है 40 करोड़ रुपए। अब उनको मजा नहीं आ रहा, वो वापस नहीं चुका पा रहे लोन को, तो ये 40 करोड़ की रिकवरी हो रही है। रिकवरी के लिए एआरसी ऑप्शन कर रहा है, ठीक है ना। एआरसी के ऑप्शन के पास वही पुराने होटल के प्रमोटर नहीं आ सकते, क्योंकि वही तो डिफॉल्टर हैं, उन्होंने तो ये ओरिजिनल 40 करोड़ का लोन लिया था। तो उनको यहां पे ओवरऑल बिडिंग नहीं करने दी गई। 25 करोड़ का ये जो होटल था जो बेचा गया, वो एसबीआई को पैसा 25 करोड़ रुपए दे दिया गया। इन प्रमोटर्स को बड़ी प्रॉब्लम थी। इन प्रमोटर्स ने इल्जाम लगाया इसी से रिलेटेड एक केस में कि ये जो एसबीआई का चेयरमैन था 2013 का, इसने ओवरऑल कुछ घपलेबाजी की है, प्रमोटर्स का नुकसान हुआ है। मतलब यहां पे मिस्टर चौधरी जो कि चेयरमैन थे एसबीआई के, सितंबर 2013 में इनके ऊपर इल्जाम ये लगा है कि इन्होंने ही इस पर्टिकुलर होटल डील का ठेका दिया था एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 24 करोड़ में, और बाद में इन्होंने खुद ही एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली। तो मिस्टर प्रताप चौधरी के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि इनके टेन्योर के दौरान ही इस होटल का जो आप कह सकते हो ना, जो बेचने वाला काम हो रहा था, इस बेचने वाले काम का ठेका एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मिस्टर प्रताप चौधरी ने ही दिया था। और बाद में आप देखोगे कि मिस्टर प्रताप चौधरी ने यही कंपनी ज्वाइन कर ली। तो हो सकता है कि कंपनी ज्वाइन करने के आप कह सकते हो ये गाइज में इन्होंने कुछ ना कुछ एसबीआई वाली डील सस्ते में दे दी हो। अब सस्ते में दी या नहीं दी, इसके लिए यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्यादा रिकवरी हो नहीं पाती है। यहाँ पे ड्यूज थे 40 करोड़ के,
और एसबीआई की रिकवरी हो गई 25 करोड़ की। ऑथर बोल रहा है बड़ी जबरदस्त रिकवरी है, 60% की रिकवरी हो गई, 60% से ज्यादा की। पूरी दुनिया में अगर आप ऐसे डिफॉल्टेड लोन्स में रिकवरी देखो तो 30% से कम की रिकवरी होती है। इंडिया में अलग अलग चैनल से ऑन एन एवरेज रिकवरी 23.2% की। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो रिकवरीज होती हैं वो ऑन एन एवरेज 45.5% की होती हैं। ठीक है, सारफाइसी एक्ट के अंदर जो रिकवरी होती है वो ऑन एन एवरेज 26.7% की होती है। लोक अदालत के थ्रू जो रिकवरी होती है वो 6.2% की होती है। डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के थ्रू 4.1% की होती है। तो यहां पे तो 25%, मतलब 25 करोड़, 40 में से 25 करोड़ मतलब 60% से ज्यादा की रिकवरी हो गई। तो मिस्टर चौधरी को तो यहाँ पे शाबाशी मिलनी चाहिए, इतनी जबरदस्त रिकवरी हो गई है। लेकिन शाबाशी नहीं मिल रहा, उल्टा यहाँ पे प्रदीप चौधरी को कर लिया गया है अरेस्ट। क्यों अरेस्ट कर लिया गया है? कि शायद इन्होंने एसबीआई के ड्यूज कम रिकवर करवाए। अब ओवरऑल ऑथर यहाँ पे मिस्टर प्रदीप चौधरी को डिफेंड कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि देखिए, बैंकर का काम रिकवरी करना नहीं होता है, इसलिए रिकवरी में डिफॉल्ट हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे ओवरऑल जो रिकवरी हुई है 40 करोड़ में से 25 करोड़, ये बहुत अच्छी रिकवरी है। यहाँ पे मिस्टर प्रदीप चौधरी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाना चाहिए, बट उल्टा उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। समझ गए आप बात को? तो पूरा मुद्दा आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद सबसे खास बात यह है कि मान लो एसबीआई ने 40 करोड़ का लोन दिया, तो अब जब सामने वाला धंधा फेल हो चुका है तो वो 40 करोड़ एसबीआई पूरे के पूरे इंटरेस्ट के साथ रिकवर कर ले, अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सामने वाली कंपनी फंक्शनल नहीं है। तो अब उस पर बहुत लंबा लिटिगेशन का जुडिशियल प्रोसेस है। अब वो लिटिगेशन के जुडिशियल प्रोसेस के एंड में क्या होगा उसका इंतजार ना करते हुए एक बैंक जितना मैक्सिमम पैसा रिकवर कर ले एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ पैसे की भी वैल्यू गिरती है। आज की डेट में 25 करोड़ की जो वैल्यू है, 4 साल बाद 25 करोड़ की वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो 4 साल बाद 25, 27, 28 करोड़ आए, उससे अच्छा तो आज 24 करोड़ आ जाए, बात तो वही हो जाएगी। तो इस सिद्धांत के हिसाब से प्रदीप चौधरी की यहाँ पे गलती नहीं है, बट ओवरऑल अभी के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। एक्चुअली में इसको एक एक्ट ऑफ रेट्रीब्यूशन बोला जा रहा है। ये जो कंपनी थी ना गढ़ रजवाड़ा नाम की, जिसके एसेट्स को यहाँ पे बेचा गया था ओवरऑल इस पूरे इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी और एनसीएलटी के प्रोसेस के अंदर, इसने कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी के साथ बदला निकालने की कोशिश की और केस को कुछ इस प्रकार से फाइल किया है कि यहाँ पे प्रदीप चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है भाई, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे न्यूज है ओवरऑल। तो कुल मिला के इस न्यूज के बेसिस पे ऑथर ये करने की कोशिश कर रहा है कि आज की डेट में भी जो बैलेंस ऑफ पावर है लेंडर और बोरोवर के बीच में, वो भाई बोरोवर के फेवर में जा रहा है। ठीक है ना, लेंडर मतलब एसबीआई, बोरोवर मतलब ये होटल जिसने उधार उठाया था। अब भले ही बोरोवर ने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया और उसके डिफॉल्ट के लिए उसको सजा दी गई है, लेकिन उसकी ही रिक्वेस्ट पे, उसकी ही कंप्लेंट पे ओवरऑल बोरोवर के हेड को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो ये बैंकर्स कैसे बिना टेंशन के काम कर पाएंगे, कैसे डिसीजन ले पाएंगे अगर इस प्रकार के एक्ट वगैरह होते रहे, इस प्रकार के अरेस्ट होते रहे? इसी पर्टिकुलर मैटर को इस आर्टिकल में उठाने की कोशिश कर रहे हैं जी श्री कुमार साहब। जी श्री कुमार साहब का बोलना है कि यहाँ पे जो अरेस्ट हुआ है प्रदीप चौधरी का, ये अरेस्ट गलत है, ये एक्ट ऑफ वेंडेटा है बोरोवर का, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो कि मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं सीड्स ऑफ होप। फार्मर्स शुड विड्रॉ प्रोटेस्ट एंड पुश फॉर कंसल्टेशन इन एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सेक्टर। भैया नरेंद्र मोदी जी ने 3 फार्म लॉज को वापस रिपील कर लिया है। बहुत लंबे समय से फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, कन्फ्रंटेशन सा चल रहा था। वो कन्फ्रंटेशन अभी के लिए खत्म हो गया। ओके, अगर ये फार्म लॉज इंप्लीमेंट हो जाते तो कंट्री का जो फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम था, जिसको आप एमएसपी भी बोलते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये यहाँ पे रीडिजाइन हो जाता, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बनते जिसके चलते प्राइवेट कंपनियों को फायदा होता, फार्मर्स को नुकसान होता, ऐसा बता के यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन फार्म लॉज में ये थी कि अनडेमोक्रेटिक मैनर में इनको पास करा गया था। पहले तो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू पास कराया गया, फिर राज्यसभा में बिना किसी डिस्कशन के थ्रू इनको पास कराया गया। ओवरऑल इसलिए इतने प्रॉब्लमेटिक हो गए। तो अब चूंकि ये फार्म लॉज हटा दिए गए, इसको डेमोक्रेसी की जीत बताई जा रही है। ठीक है, फिर ओवरऑल इसके और भी वजह बताई जा रही है जो कि कल की वीडियो मैंने आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में इलेक्शन आने वाले थे। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवरऑल ये फार्मर्स बहुत डोमिनेंट है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शायद अब बीजेपी के जीतने के चांसेस पंजाब में और उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएंगे। अभी तक तो ये थोड़े के लिए कम लग रहे थे।
और देखिए, एक डेमोक्रेसी के अंदर यू टर्न लेना कोई गलत बात नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बात है डेमोक्रेसी के अंदर। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के हिसाब से अगर आपका कोई पॉलिटिकल डिसीजन गलत जा रहा है तो आप उसमें बैक ट्रैक कर सकते हो, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन इट। और ये जो एजिटेटर्स हैं ये काफी सोशली डोमिनेंट है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप है। बीजेपी को लगा कि भाई हम इनकी दुश्मनी नहीं झेल पाएंगे, तो बीजेपी ने ओवरऑल अपने फार्म लॉस को यहाँ पे वापस ले लिया। तो ये जो अप्रोच है बीजेपी की, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपोनेंट्स को क्रिटिक्स को ट्रेटर्स और एंटी नेशनल दिखाओ, ये अप्रोच भी यहाँ पे काम नहीं हुई। फार्मर्स को एंटी नेशनल दिखा के फाइनली कुछ हुआ नहीं, ओवरऑल यहाँ पे इन एक्ट्स को वापस ही लेना पड़ा। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये है कि जो भी नए एक्ट वगैरह आएंगे इनको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो जो जाट फार्मर्स है वेस्टर्न यूपी के, जिनकी पार्टी है आरएलडी, ओवरऑल ये पार्टी हो सकता है बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। कांग्रेस को भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मिश मिला है, चूंकि कांग्रेस इन फार्म लॉस को इनइफेक्टिव करवाना चाहती थी, अब ये फार्म लॉस इनइफेक्टिव हो चुके हैं। अकाली दल पंजाब के अंदर और अमरिंदर सिंह साहब जो पहले कांग्रेस के सीएम थी अब कांग्रेस पार्टी से निकाल दिए गए, इनको हो सकता है कुछ अलग लाइट में देखा जाए। हो सकता है अमरिंदर सिंह ने बीजेपी इसलिए ना ज्वाइन की हो चूंकि बीजेपी ने फार्म लॉज इंप्लीमेंट किया, अब चूंकि फार्म लॉज यहाँ पे हट गए हैं तो हो सकता है अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो बहुत सारे इसके अलग अलग फैसेट्स इस आर्टिकल में बता रखे हैं, कुछ बहुत कंक्रीट नहीं है। नेक्स्ट, एरर करेक्टेड। देखिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। लगभग जनवरी 2021 में नागपुर बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही गंदा डिसीजन दिया था। एक इंसान ने एक बच्ची को चारों तरफ से हाथों से दबा दिया, ग्रोप किया, तो इस ग्रोप को पॉक्सो के अंदर चार्ज नहीं किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला चूंकि उस बच्ची ने कपड़े पहन रखे थे तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए 1 साल की सजा दी गई अंडर 354 सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी। पॉक्सो के अंदर सजा नहीं दी गई, पॉक्सो के अंदर उसको छोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट ने सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो के ऊपर चार्ज नहीं किया इस पर्टिकुलर इंसान को, हालांकि ये चार्ज यहाँ पे अब हाई कोर्ट ने लगा दिया है। इनफैक्ट ये जो वर्डिक्ट आए थे आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के, इनको खुद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने चैलेंज किया था, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया था, बहुत सारे आप कह सकते हो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पे इसको चैलेंज किया था। तो बेसिकली यहाँ पे अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी नहीं है, यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट है। देखिए, सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में सेक्सुअल इंटेंट लिखा हुआ है, तो अगर सेक्सुअल इंटेंट है तो उस केस में भाई उसको पॉक्सो के अंदर चार्ज किया जाएगा। एक ऐसा ही केस था जहां पे 12 साल की बच्ची की ड्रेस के ऊपर से उसको जबरदस्ती पकड़ा गया। मैं कुछ वर्ड्स स्पेसिफिकली सेंसिटिव होने की वजह से नहीं बोल रहा हूं। तो कुल मिला के ऐसी एक्टिविटीज, जब 40,000 से ज्यादा केसेस पॉक्सो के अंदर सालाना इंडिया के अंदर फाइल हो रहे हैं, इस प्रकार के जो नागपुर बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, ये गलत प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं और ओवरऑल इन प्रेसिडेंट को ओवरटर्न कर दिया यहाँ पे किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। एक ऐसा ही और केस है जहां पे कोर्ट ने और लीनियंट व्यू लिया था कि एक बच्चे के हाथों से थ्रू एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पैंट की जिप खुलवाना, ये सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में आता है। ओवरऑल आप भले ही प्राइमा फेसी बिल्कुल ही क्लियर कट सेक्सुअल एक्टिविटी भले ही ना करवा रहे हो, लेकिन अगर आप जो कुछ भी करवा रहे हो उसमें एक सेक्सुअल इंटेंट है तो भी आपको पॉक्सो के अंदर चार्ज किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट का जो आप कह सकते हो दकियानूसी डिसीजन था उसको यहाँ पे ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ने। और जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, दिस इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो फाइनली यहाँ पे लीगली पॉक्सो एक्ट का जो मिस इंटरप्रिटेशन है इसको पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिया गया है। और चूंकि ये रिजॉल्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो अब किसी भी हाई कोर्ट में कोई गलती होने के आसार कम है, क्योंकि यहां पे सेक्सुअल ऑफेंस से ज्यादा अब सेक्सुअल इंटेंट पे फोकस किया जाएगा। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आपका इंटेंट क्या है, आपको फाइनल एम क्या है, उसके बेसिस पे आपको सजा दी जाएगी, ना कि इस बेसिस पे कि आपने एक्चुअली में किया क्या। आपने एक्चुअली में किया क्या, इस बेसिस पे अगर आप आ जाओगे तो आप लीगल लूप होल्स का प्रयोग करके अपने आप को बचा सकते हो, वो भी तब जब सामने जिसके अगेंस्ट आपने काम किया वो एक छोटा बच्चा या बच्ची है, ठीक है। तो ये नई नई चीजें यहाँ पे निकल के आती रहती हैं। तो
आई होप ये जो मेन डिसीजन है इसको आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशली भी और हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी काफी जरूरी है। रिपीटेड है, कल के करंट अफेयर्स में बात की थी, कल एक अलग वीडियो ही बना के बात की थी, तो आज कुछ है नहीं एडिटोरियल में, तो यही डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको डिस्कस करिएगा, मतलब शेयर करिएगा वीडियो को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चूँकि सैटरडे है तो ज़्यादा आज एडिटोरियल्स आए नहीं है, 4 ही एडिटोरियल्स हैं, और उसमें भी एक ही इंपॉर्टेंट था जो एनसीएलटी वाला एडिटोरियल है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया डिटेल में। जल्दी आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।